नमस्कार। मैं मंजू भारद्वाज वसुधैव कुटुंबकम अंतर्राष्ट्रीय महिला मंच पर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे टॉक शो में हम जिस हसीन हस्ती से आपको मिलाने जा रहे हैं वो हैं लाइफ कोच मेनका शर्मा। यूं तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम सब एक यात्रा पर हैं, जन्म और मृत्यु के बीच जीवन की यात्रा। हमारे जीवन में जितनी भी भावनाएं हैं, सुख, दुख, प्यार, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, जितनी भी भावनाएं हैं, सब एक सवारी की तरह हैं। हमें यह निर्णय लेना है कि हम किस सवारी पर बैठते हैं। हमें किस सवारी पर बैठना है, हमें कहाँ जाना है, हमें कौन सा पाथ चुनना है, यह निर्णय हमारा होता है। हमें कौन सी राह पकड़नी है, वो सही है या नहीं है, इसी कश्मकश से उभारने के लिए हमें राह दिखाते हैं हमारे लाइफ कोच। बेशक उन्हें ये नहीं मालूम होता कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, कल क्या होने वाला है, परंतु उन्हें ये मालूम है कि किसी भी परिस्थिति से उभरा कैसे जाता है, अपने विचारों को कौन सी दिशा देनी पड़ती है, कब क्या, कहां, कैसे करना होता है। अर्थात एक सफल जीवन की कुंजी क्या है? आनंद, संतुष्टि, सुकून। दोस्तों, बीत जाती है ये जिंदगी सोचते हुए कि ढूंढना क्या है, जबकि मालूम ही नहीं कि जो मिला है हमें उसका करना क्या है। आज हमारे बीच हमारे सारथी बनकर हमारे सामने हैं होपुनो होपुनो एक्सपर्ट लाइफ कोच मेनका शर्मा। नमस्कार मेनका जी, आपका स्वागत है वसुधैव कुटुंबकम में। नमस्कार मंजू जी। आप वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बहुत सुना था, आज आपसे मिलने का भी अवसर प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप लोग। और जैसा सुना था उससे कहीं ज्यादा आपने मेरे बारे में बता करके ये प्रूफ कर दिया है कि आपकी जो संस्था है मुझ जैसे न जाने कितने सारे और लोगों को इस प्रतिभाशाली जो आपका मंच है वसुधैव कुटुंबकम, उसमें आमंत्रित करती है, सम्मान देती है और उनके ज्ञान को जिन जिन लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है वो पूरा करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मेनका जी। आज आपको अपने बीच पाकर बहुत खुशी हो रही है। ये मंच आपका तहे दिल से स्वागत करता है। मेनका जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप करती क्या हैं, और इस क्षेत्र में, लाइफ कोच के क्षेत्र में आप कैसे आई, क्यों आपने ये लाइन चुना, इस विषय में हम सब जानना चाहेंगे। जैसे कि शब्द है लाइफ कोच, यानी कि जिस तरीके से आप कोई स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाते हैं तो वो स्पोर्ट्स के जो नियम होते हैं वो आपको एक कोच सिखाते हैं। जीवन के आपाधापी पे जब आप चल निकलते हैं तो आप दरअसल में अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने के लिए निकलते हैं। जब बहुत कभी सही। भी आप किसी ऑब्स्टिकल को एनकाउंटर करते हैं तो आप उसका उत्तर जानने के लिए खुद को, यू एक्चुअली बिड, मतलब आप अपने आप को उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलने के लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। मैंने भी वो किए। तो अकेडमिकली देखा जाए तो मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूँ, लेकिन पता नहीं रास्ता जब नहीं मिलता है तो इंसान अलग 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 रास्तों पर चलता है ताकि उसे पता चल सके कि वो कौन सा रास्ता है जहां उसे सुकून मिल रहा है। तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। मैं केमिस्ट्री ऑनर्स हूँ, उसके बावजूद भी मैंने बीए में ऑनर्स किया हुआ है इंग्लिश का। उसके बाद मैंने लॉ पढ़ी है, मैं एलएलबी भी हूँ।
और मैंने कंप्यूटर्स भी 4 साल के लिए किया, GNIT। इतनी सारी पढ़ाई करके जब मैं प्रोफेशनलिज्म में एंटर की, तब भी मैं कंफ्यूज्ड थी कि दरअसल में मुझे करना क्या है। आप बहुत सारा आपने कोश भर लिया है ज्ञान का, लेकिन जब देने और उससे अर्न करने की बारी आती है, यानी इफ यू विश टू अर्न फ्रॉम वॉट एवर यू हैव लर्न, तब भी आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि जो आप करने जा रहे हैं, क्या आप उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैंने मल्टीपल जॉब्स किए। और बहुत सारे जॉब्स करने के बाद, या मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत सारे जॉब्स नहीं कर पाने के बाद, क्योंकि मैं हर जॉब को सिर्फ 1 या 2 महीने कर पाती थी, और मुश्किल से 3 या 4 जॉब्स किए थे, मेरा विवाह हो गया। सबसे ज्यादा बड़ा लेसन मुझे मेरे विवाह से मिला। यानी जब हम एक स्पेस को चेंज करते हैं, हम एक एनर्जी को चेंज करते हैं, जब हम अपना नाम चेंज करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में चेंज हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ कर्मास, बिकॉज ऑफ आवर पास्ट लाइफ ड्यूज, बिकॉज ऑफ वॉट एवर लेसन जो सीखने के लिए आप इस जिंदगी में आए हुए हैं, वो किरदार आपकी जिंदगी में एक उम्र के बाद आना शुरू करते हैं। और जब आप इन किरदारों को एनकाउंटर करती हैं, तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाती हैं, समझ नहीं पाती हैं, उलझ जाती हैं। और इस उलझन को सुलझाते 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 मैंने अपना प्ले स्कूल स्टार्ट किया। वो भी एक नहीं, 4 स्कूल स्टार्ट कर दिए। कैंगरू किड्स, ट्री हाउस, ब्रेन वर्क्स, मदर्स आर्म, और आज की डेट में भी मैं आराधना रन कर रही हूँ। मल्टीपल कोर्सेज हैं उसमें। ये सब कुछ करने के बाद भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सोल कॉलिंग कुछ और है, यानी मैं बनी किसी और काम के लिए हूँ। और एक इंसिडेंट हुआ कि मेरे स्कूल में मेरे एक डांस टीचर ने मुझसे बोला कि मैम, आप मरने के बाद इस संसार में क्या देकर जाएंगी। बहुत ही विचित्र क्वेश्चन था, आज तक मुझसे किसी ने पूछा नहीं था। मुझे तो लगता था कि बच्चों के लिए मकान, गाड़ी, घर, ज्वेलरीज यही देके जाना होता है। बहुत छोटी सोच थी मेरी। मगर जब उन्होंने ये प्रश्न, फूड ऑफ थॉट, मेरे अंदर डाला, तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद यही मेरे सोल कॉलिंग है। ये प्रश्न मुझे डिवाइन ने पूछा है कि मैं जब जाऊंगी तो मैं क्या छोड़ के जाऊंगी, क्या एसेट्स छोड़ के जाऊंगी। तो मैंने कहा मैं आराधना छोड़कर जाऊंगी, जहां सब लोग आए, नृत्य सीखे, संगीत सीखें, खुश होने के लिए आए, अपनी स्किल्स को डेवलप करें। लेकिन प्रश्न ये आता है कि क्या मेरे मरने के बाद आराधना चल पाएगी। अगर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हुई, तो क्या इसे लोग चला पाएंगे। जब ये बात मैंने समझी कि नहीं, मेरे मरने के बाद शायद जिन चीजों को मैंने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्रिएट किया है, वो मेरे शरीर की तरह मिट्टी हो जाएगा। और तब मुझे ऐसा लगा कि शायद अब वो वक्त आ गया है कि जो आप बुकिश लैंग्वेज में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो बुकिश नॉलेज आपके पास है, लेकिन वही बुकिश नॉलेज जब आपने अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को एनकाउंटर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, उन प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए आप आगे बढ़ रहे थे, और उस दौरान आपने जितनी भी मोडालिटी सीखी, जैसे कलर थेरेपी, टैरो कार्ड रीडिंग, एक्सेस कॉन्शियसनेस, होपोनोपोनो, हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक, कलर्स थेरेपी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए थे। अब जब इतना सब कुछ सीख लिया, तो शायद अब ये वक्त है कि जैसे मैंने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए, मैं बाकी जितने भी सोल्स हैं जिनके पास इसी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, और वो मेरे ही तरीके से रास्ते पर चल रहे हैं, और मैं उनसे आगे हूं थोड़ी, तो मैं उन्हें बता सकूं कि आगे कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर लाइट नहीं जल रही है, कहाँ डिवाइडर लगा है, और कहाँ यू टर्न लेना है। इस सोच से मैंने नॉर्मल बोलना स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ, और जो मैं बोलती थी वो लोगों को पसंद आने लगा। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, फोन किया, और मैं उन्हें काउंसलिंग देने लग गई, हीलिंग सेशंस देने लग गई। मेरे हीलिंग सेशंस से बहुत सारे लोगों के
करियर्स ओपन हुए, उनके मैनिफेस्टेशंस पूरे हुए, जो उन्हें गिल्ट फीलिंग थी उससे वो बाहर निकली, जो उनको बहुत खूब, अपॉलजी बहुत करना खूब, था। बहुत खूब। मतलब आपकी जर्नी को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि चंद पंक्तियों में यदि मैं सार कह दूं तो मंजिलें यूं ही नहीं मिला करती, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने जी। पूछा था चिड़िया से, घोंसला कैसे बनाती हो? मुस्कुरा कर बोली थी, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आपने भी अपने जीवन से तिनका तिनका चुना है, अनुभव का पिटारा भरा है आपने। बहुत सही बात कही मेनका जी। सफलता सबको दिखती है, परंतु उसके पीछे का संघर्ष कोई नहीं देखता। आपका संघर्ष वास्तव में नमन के लायक है। बहुत सुंदर। यूं तो कहें तो ये जर्नी का अंत, इस प्रश्न का अंत इतना जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जर्नी, आपका संघर्ष इतने वर्षों का है, वो चंद लम्हों में समेटा नहीं जा सकता। लेकिन हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये था कि जब आप इस लाइन में आई तो आपने अपने अंदर, क्योंकि आपके अंदर एक बेचैनी थी, एक उलझन थी जिसको सुलझाने की कसक थी आपके अंदर, जिसके लिए आप बहुत बेचैन थे। तो जब आप इस लाइन में आए तो आपने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किया? देखिए, ये सच पूछिए तो ये कोई लाइन नहीं है। ओकल्ट साइंस कोई लाइन नहीं होती, इट इज अ डिवाइन कॉल। आप वो चोजन पर्सन होते हैं जिसके थ्रू डिवाइन अपना काम करते हैं। ईश्वर इस धरती पर स्वयं नहीं आते हैं, वो स्वरूप मात्र से जिनको जो चीज उनको देनी है वो देते हैं। बिल्कुल, किसी से धन प्राप्त करवाते हैं, किसी से ज्ञान प्राप्त करवाते हैं, बिल्कुल, किसी से कुछ आपको प्राप्त करवाना है तो वो चयन करते हैं। तो बिल्कुल। मैं अगर ये बोलूं कि ये मेरी लाइन है या मैंने इसे चुना, नहीं, मैंने इसे नहीं चुना। ये वाह, मेरा सौभाग्य है कि डिवाइन ने मुझे चुना कि क्या बात। मैं इस चीज के थ्रू लोगों तक पहुंच सकूं। अदरवाइज मैंने इसको ओकल्ट साइंस करियर नहीं है। बना रहे हैं लोग बाग, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज। आप कुछ देते हैं तो बदले में आपको कुछ मिलता है। लेकिन ये व्यवसाय नहीं है, ये पैशन है, ये जुनून है। लेकिन और आपको ये क्या महसूस हुआ जब आप इसमें आए, जब आप ये सब करने लगे, और आपको कैसा फील हुआ? अपने जीवन में क्या बदलाव अनुभव किया आपने? बहुत ठहराव महसूस हुआ। बहुत ठहराव, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि आप एक गुफा में जा रहे हैं और अचानक से बीच में आपको कोई भूत नजर आता है, कोई आपको अचानक से बीच रास्ते में कोई पेड़ गिर जाता है, पत्थरों से आपका पैर छिल जाता है और आप पार होते चले जाते हैं इस उम्मीद से कि गुफा के उस ओर आपको निकलने के बाद एक बहुत हरियाली, हरी हरी घास दिखाई देगी, फूल दिखाई देंगे, झरना दिखाई देगा। और इस उम्मीद से आप उस काले गुफे को पार कर रहे होते हैं। तो वो अनुभव ही मुझे उस ओर लेके जा रहा था। और वही हुआ जब मैं उस गुफा को क्रॉस कर रही थी। सो वो एक डेन की तरह, एक ऐसे टनल की तरह था कि मैं क्रॉस कर रही हूँ और ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्रॉस कर रही हूँ। और जब मैं बाहर निकली तो बहुत शांत, बहुत अपने आप में वननेस फील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि ओह, लाइफ इतनी सिंपल थी और मैं उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड समझ रही थी। बहुत खूब, बहुत खूब मेनका जी। आपके बातों से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी यह एहसास होगा कि जब हमारे बेचैन मन को किसी चीज की तलाश होती है और जब वो चीज हमारे सामने होती है तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है। कहते हैं ना, तो खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है? तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है? तू चल, तेरे वजूद की वक्त को भी तलाश है। तू वाह। चल, तेरे वजूद की वक्त को भी तलाश है। वास्तव में आपकी जर्नी बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है। मेनका जी, ये जो आजकल हम लोग सुनते हैं शब्द होपोनो होपोनो, ये बहुत चर्चा में है। ये क्या है? मतलब इसे, इससे क्या होता है? क्या रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, वेल्थ, ये सबके लिए कारगर है? ये एक टूल है, जैसे कि एक चाबी होती है ना आपके घर की।
आप रख लीजिए, होपोनोपोनो एक चाबी है आपकी जिंदगी की। ओ। तो आप अगर होपोनोपोनो का टूल अपने पास रखेंगे तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को, बड़े से बड़े ब्लॉकेजेस को आप उसे खोल सकते हैं। ये इतना आसान है। ओ। इसको करने के लिए कोई रूल्स फॉलो नहीं करने हैं, कोई ओकल्ट साइंस को आपको अध्ययन नहीं करना है। आपको करना क्या है? सिंपल बनना है। आपको करना क्या है? अंडरस्टैंड करना है। और ये जो शब्द मैं बोल रही हूं, अगर आप एफर्मेशंस पे जाएं तो अंडरस्टैंड का मतलब होता है विजडम, आपका क्राउन चक्र। यानी कि जब आप होपोनोपोनो बोलते हैं, आई एम होपोनोपोनो एक्चुअली कब आया? इट्स एन हवाईयन प्रेयर। ये डॉक्टर लियू हेन ने, उनकी नौकरी थी एक पागल खाने के जेल में। मतलब एक जेल था जहां पे इनसेन पीपल जो मेंटली इल थे, वहां पर उनकी नौकरी थी। और उनसे पहले बहुत सारे डॉक्टर्स वहां गए थे, लेकिन सभी डॉक्टर्स को उन लोगों ने इतना टॉर्चर किया कि उनकी नौकरी छूट गई। डॉक्टर ह्यूलेन की जब नौकरी वहां लगी, तो डॉक्टर ह्यूलेन ने बोला कि भाई मैं इनके पास जाऊंगा तो फिर भी ये मुझ पर अटैक करेंगे, मेरी नौकरी छूट जाएगी और मुझे पैसे चाहिए घर चलाने के लिए। तो उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, मेरे पास एक, मेरे जो साइकोलॉजिकल स्टडीज मैंने करी है मेडिकली, उसमें ये भी कहा जाता है कि आप इस पूरी दुनिया में, यानी वसुधैव कुटुंबकम में, आप एक अंश मात्र हैं। यानी कि जो मैं हूं वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूं, और हम सब के अंदर आत्मा है, और हम सब परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप मेरी दुनिया में हैं तो इसका मतलब जो चीज आप में है वो मुझ में भी होगी। अगर बिल्कुल। ईर्ष्या आप में है तो मुझ में भी है। अगर क्रिमिनल आप हैं तो कहीं थोड़ा सा मुझ में भी है। तो बिल्कुल। अगर ये मुझ में है, तो अगर मैं अपनी दुनिया को साफ कर लूं तो शायद दूसरे की दुनिया भी मैं साफ कर पाऊंगी। वाह। मैंने, उन्होंने तो पाऊंगा बोला था, मैंने सीखने के बाद मैंने अपना जेंडर यूज कर लिया। तो तो इस ये कैसे प्रैक्टिस, करते हैं, मतलब ये क्या होता है, कैसे करते हैं? चलिए मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाती हूँ। जी। आपके जीवन में आपको ऐसा कौन सा इंसान याद आता है जिसकी वजह से आप कभी कभी ट्रिगर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, या आप चाहते हैं कि आप उसके साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करें, या कुछ ऐसा है जो आपको लगता है ऐसा उसे नहीं करना चाहिए लेकिन वो कर रहा है आपके साथ, आप बोल नहीं पा रहे हैं सामने से कि तुम मुझसे ऐसा मत करो, आप परेशान हैं, दुखी करेक्ट। हैं। तो हम लोग अपने जीवन में तीन या चार चीजों में उलझे होते हैं: रिलेशनशिप, मनी, करियर, और सेल्फ रिकॉग्निशन, कि मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है। सब कुछ है फिर भी मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं अधूरी हूं। तो जिस भी क्षेत्र में आपको ऐसा लगे कि आप स्टॉप हो गए हैं, ब्लॉक्ड हो गए हैं, आप उस स्पेस के बारे में पहले तो विजुअलाइज कीजिए, सोचिए, कल्पना कीजिए। अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं कि इस इंसान के साथ मेरा रिश्ता अच्छा क्यों नहीं है, या इस इंसान ने मुझे जो दुख बचपन में पहुंचाया था, 20 साल पहले पहुंचाया था, वो दुख आज भी मुझे क्यों हर्ट करता है, क्यों याद आती है मुझे वो कष्ट जो उन्होंने मुझे दिया था, वो पीड़ा जो उन्होंने मुझे दी थी। तो जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, उस पीड़ा के बारे में सोचते हैं, तो आप अपनी पूरी बॉडी को फील कीजिए कि वो पीड़ा आपकी बॉडी में कहाँ फील हो रही है, कहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हैवीनेस फील हो रहा है, कहाँ ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ दर्द महसूस हो रहा है। क्योंकि बॉडी के अंदर भी एनर्जी है और एनर्जी ट्रैवल कर रही है। तो आपका जो दुख वाला इमोशन है वो कहाँ है? बैक में पेन आ रहा है, गर्दन में आ रहा है, सर के सामने आ रहा है, आंखों में आ रहा है, पेट में आ रहा है, हाथों में थोड़ी टिंकलिंग हो रही है, कहीं पे भी वो दर्द है। अब आप क्या करेंगे? आप उस व्यक्ति से बोलेंगे कि तुम मेरी इस जिंदगी में जो आए हो और मुझे तुमने जो परेशान किया है, मैं उस परेशानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेती हूं। क्योंकि अगर तुमने मुझे किसी भी तरीके से परेशान किया, इसका मतलब है कि मैंने भी तुम्हें कभी ना कभी, जरूर इस जन्म में या पूर्व जन्मों में,
कभी ना कभी मैंने तुम्हें कुछ कष्ट जरूर दिया होगा, जिस चीज के लिए तुम इस जन्म में, इस भूमिका में मेरे इस जीवन में आए हो। मैं उस कष्ट का, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कष्ट की होती है, वो मैं लेती हूं, कि वो कष्ट मैंने क्रिएट किया है। और आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर, अब इसके लिए आपको उस व्यक्ति के पास जाके हाथ नहीं जोड़ने हैं, आपको विजुअलाइजेशन में उसके आत्मा से बात करनी है, उसके स्वरूप से बात करना है और बोलना है, मैं तहे दिल से तुमसे अपने किए की माफी मांगती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दर्द मैंने तुम्हें दिया, वो दर्द आज मुझे महसूस हो रहा है। उस दर्द के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, सच्चे दिल से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे क्षमा करो। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने जो तुम्हें दुख दिया था, और बदले में जो तुमने इस जन्म में मुझे दुख दिया है, मैं उस दुख के लिए तुम्हें माफ करती हूँ। आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। क्योंकि तुमने वो दर्द जानबूझ के नहीं दिया, तुमने इसलिए दिया क्योंकि लेजर फाइल को तो बैलेंस करना था। तो आज मैं उस लेजर फाइल को बैलेंस करती हूँ। तुम्हारा दिया दर्द मैं तुम्हें माफ करती हूँ, और मेरे दिए दर्द के लिए माफी मांगती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ तुम्हारा, कि तुम इस जन्म में मेरे सामने आए, इस भूमिका को तुमने एक्सेप्ट किया, मेरे जीवन के इस ड्रामे में तुमने इस रोल को एक्सेप्ट किया, ताकि मैं अपनी क्लियरिंग कर सकूं, क्लेंजिंग कर सकूं। तो तुम्हारा बारंबार धन्यवाद। और तुमने यह भूमिका इतनी अच्छी निभाई, कि जो दर्द मुझे महसूस करवाना था तुम्हें, वो तुमने मुझे महसूस करवाया। इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। मगर आज मैं तुमसे आग्रह करती हूँ कि अब, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, मैं अब इस दर्द को भोग चुकी हूं, और अब मैं तुम्हारे साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश करती हूँ। काल्पनिक तौर से आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ सकते हैं, या अपने दुख दर्द को लिख करके आप उसे जला सकते हैं, या उसे फाड़ सकते हैं। बाहर जाइए, उस ऐश को पकड़िए, ब्लो कर दीजिए यूनिवर्स को, धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, जो कुछ भी हमारा करा, या हम पर किसी ने किया, या हमने किसी पर कुछ भी करा था, वो आज मैं तुम्हारे सामने समर्पित करती हूँ, फॉर इट्स हाईएस्ट गुड। जस्ट ब्लो इट, और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड कट। आप अब उस इंसान से, आपका जो पुराना ड्यूज था वो खत्म हो जाता है। अब आप अवेयर हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं, कि भाई ये इंसान इस जन्म में मेरे से कुछ लेसन्स मुझे सिखाने आया था, मैं वो लेसन्स सीख चुकी हूँ, और अब मैं भगवान को ये चीज बोल चुकी हूँ। अब अगर उसके बाद भी वो दुख देता है, तो आप उसे अमेजोन के पैकेज की तरह लीजिए। अगर लेना चाहते हैं, ओटीपी दे दीजिए, रिसीव कर लीजिए। नहीं लेना चाहते हैं, तो आप जाइए अपने ऑर्डर फॉर्म में, देखिए वो चीज आपकी जरूरत की है तो लीजिए, नहीं तो बोलिए आई डिलीट, आई डोंट रिसीव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जो चीज आपको वो देना चाह रहा है, कष्ट, वो उसी के पास वापस चला जाता है, आपके पास आता ही नहीं है। आपने अपना रिसीविंग एंड्स बंद कर दिया है। तो होपोनोपोनो के थ्रू आप रिलेशनशिप्स को ठीक कर सकते हैं। पैसों के साथ भी हमारा रिलेशनशिप्स होता है, करियर होता है, बहुत सारे माइंड में ब्लॉकेजेस होते हैं। हम अलग अलग तरीके से होपोनोपोनो करते हैं। उस पैटर्न को करने के लिए आपको एक ट्रेनर की जरूरत पड़ती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो 3-4 लाइंस मैंने आपको बताई हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आप एक साथ भी बोल सकते हैं। अगर आपको किसी को सॉरी बोलने का मन नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि मैंने तो कोई गलती की ही नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, आई लव यू बोलिए। जरूरी नहीं है कि आप चारों सेंटेंसेस बोले, कोई एक बोल दीजिए, थैंक यू बोल दीजिए, हर बात पे थैंक यू बोलिए। किसी ने चाय दी, थैंक यू। किसी ने गेट खोला, थैंक यू, वो भी बहुत है। मतलब आपके कहने का मतलब जो मैं समझ पा रही हूँ, लाइफ में ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी किसी ने चीज है। हमारे लिए तिनका भी उठाया तो मैं उसे थैंक्स बोलूं, थैंक यू। थैंक यू बोलूं। और आपने बहुत सुंदर बात कही कि हाँ, बरसों से यदि कोई दर्द हमारे अंदर चुभा हुआ है, जो हमें समय समय पर अंदर दर्द देता है,
उसे बहुत सुंदर तरीके से आपने उस चीज से उभरने के लिए हमें जो बताया, वो हमारे व्यूअर्स को भी बहुत काम आएगा। क्योंकि जीवन में हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जो पूरे जीवन भर कांटा बन के अंदर चुभता रहता है। आज उससे भी उभर सकेंगे लोग आपकी बात सुनकर। बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेनका जी, फिर ब्लैक मैजिक क्या होता है, उसके विषय में भी देखिए, बताइए। एनर्जी एनर्जी है। अब आप इस दुनिया में आए हैं तो भगवान भी हैं तो शैतान भी हैं। और एक्चुअली में देखा जाए तो ब्लैक मैजिक वाइट मैजिक कुछ नहीं है, इट इज मैजिक। आपका परसेप्शन है। अगर आप किसी चीज को ब्लैक समझ रहे हैं तो वो ब्लैक है, किसी चीज को वाइट समझ रहे हैं तो वाइट है। अगर आप तंत्र विद्या के बारे में बोलेंगे तो उसके अनुसार दूसरों की जिंदगी में दखल देना, दूसरों की जिंदगी को आहत पहुंचाना, किसी के रिश्ते को तोड़ना, किसी के पैसे को ब्लॉक करना, ये जितने भी लोग इस तरीके के मैजिक को करते हैं, यानी किसी विद्या के थ्रू उसकी जिंदगी को जिस तरीके से चल रही है उसमें छेड़खानी करते हैं, तो वो ब्लैक मैजिक करते हैं। लेकिन जितने भी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, फिजिक्स का फॉर्मूला है, जो दोगे वो भोगोगे। तो वो इस जन्म भोग लो तो अच्छा, नहीं भोगोगे तो भोगना तो है ही। तो जितने भी लोग गलत काम कर रहे हैं, वो आज नहीं तो कल उनके ऊपर उसका रिपरकर्शंस आएगा ही आएगा। बहुत सही। लेकिन यदि कोई इंसान ये कहता है कि मुझके मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, तो वो कैसे ये चीज को जान पाएगा कि वास्तव में उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है? और यदि वो जानता है तो उससे उभर कैसे पाएगा? कोई भी चीज, अगर आपके हस्बैंड आपसे दूर हो रहे हैं, अचानक से बिजनेस में लॉस होने लग रहा है, अचानक से तबीयत खराब हो रही है, तो 100% कुछ अचानक वाली एनर्जी आपके ऊपर आई है। और कोई भी चीज अगर धीरे धीरे आती है तो 100% आपको समझ में आ जाता है कि ये तो ग्रेजुअल प्रोसेस है। लेकिन ऑटोमेटिकली आपको लग रहा है सब ठीक था, अचानक से ऐसे आग क्यों लग गई, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो पता कैसे चलता है? ये इंस्टिंक्ट्स हैं, ये आपको भगवान ने ये सेल्फ इंस्टिंक्ट्स दिए हुए हैं। आग गर्म क्यों लगती है? छूइएगा तो आपको गर्म लगेगा। वैसे ये जो स्वभूति होती है, आपको अनुभूति होती है कि कुछ तो गलत हो रहा है। हम लोग अच्छे से दोस्त थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमारी दोस्ती टूट गई? तो ये जो अचानक से जो चीजें होती हैं, ये भी दो वजह से होती है। या तो उस इंसान का आपके लाइफ में जो काम था वो फिनिश हो गया, वो चला गया। या अगर आपको अचानक से कोई लॉसेस दिख रहे हैं, तो ये फील कर लीजिए कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई एनर्जी है जो गलत है। लेकिन आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप हिस्ट्री खोल के देखिए माइथोलॉजिकली, कभी भी किसी ब्लैक मैजिक की विजय हुई ही नहीं। हाँ, सत्य की विजय होने में थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन किसी भी ब्लैक मैजिक की जीत नहीं हुई है। आप अगर इस बात के लिए समझें तो हमारे को हमें हमें यूनिवर्स ने इतनी सारी एनर्जीज दी हुई हैं इन चीजों से फाइट करने के लिए। सबसे बेस्ट एनर्जी है हनुमान जी। आप अपने घर में सुबह शाम सुंदरकांड का पाठ चला करके रखिए, कपूर जलाइए घर पे, अपने दरवाजे के बाहर नमक स्प्रिंकल करके रखिए। कोई ब्लैक मैजिक आपके पास नहीं आएगी। और इससे ज्यादा अपने लिए अगर सुरक्षा कवच बनाना है, तो आप ब्लैक टर्मोलिन्स पहनिए, आप रुद्राक्ष पहन लीजिए, आप सॉल्ट वाटर से स्नान करने लग जाइए। देखिए, अटैक तो होता ही रहेगा, चाहे वो ब्लैक आदमी करे या एंटिटी करे। हमें तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो प्रोटेक्शन इज बेटर देन अटैक ना, तो डिफेंस मोड में ज्यादा रहिए। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। बाहर की किसी ताकत को हम ही देते हैं ना उनको एनर्जी, तो मत दीजिए। आपके इस शरीर के अंदर कोई एंटर कर रहा है, आपके घर के अंदर कोई एंटर कर रहा है, आप जबरदस्ती उसके लिए खाना बना बना के खिला रही हैं, उसको रख रही हैं, बोल नहीं पा रही हूँ मैं, जाने नहीं बोल पा रही हूँ, क्या करूं क्या करूं, तो गलती तो आपकी है। आप बोलिए भैया उठो जाओ, मेरे को नहीं रखना तुमको, प्लीज आप चले जाइए, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, यू प्लीज गो। आप बोल सकती हैं उनको, वो चले बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। लोग कहते हैं ना कि अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। तो मैंने बहुत सुंदर चीज एक बार हमने प्रवचन के माध्यम से सुना था कि अच्छे लोग को दुख होता है ये बात नहीं है, बेवकूफ लोगों को दुख होता है।
अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने हक के लिए बोले नहीं। आप पर कोई अत्याचार करे और आप उसको सहते रहें, वो आपकी अच्छाई नहीं है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, जो कि गीता में भी अर्जुन को भगवान ने कहा कि आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। वहां अर्जुन तो युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, परंतु भगवान ने उनको समझाया कि युद्ध आपके लिए कितना जरूरी है। इसी तरह इंसान को भी अपनी जिंदगी को सेफ रखने के लिए बुरी ताकतों से लड़ना तो पड़ेगा ही। अच्छा मेनका जी, नहीं ये देखिए, एनएल। हाँ ये जो आपने बोला ना मंजू जी कि अ, अच्छे लोगों को दुख नहीं, बेवकूफ लोगों को दुख होता है, मैं थोड़ा इसमें करेक्शन करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना अच्छे लोगों को दुख होता है ना बेवकूफ लोगों को दुख होता है। दुख इज जस्ट एन इमोशन। आप कितने घंटे दुखी रह सकती हैं और कितने घंटे खुश रह सकती हैं। तो इसके साथ अगर हम मतलब जैसे ये एक नाउन है, लोग जैसे रीता सीता गीता, उसके साथ हम प्रॉपर नाउन जोड़ दें ना, कि अच्छे बुरे बेवकूफ, एडवर्ब मतलब एड प्रॉपर नाउन अगर हम नहीं जोड़े, मतलब किसी के आगे अगर हम अतिशयोक्ति ना लगाएं कि ऐसे ही लोग दुखी होते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि दुख जस्ट एक भाव है, सुख जैसे एक भाव है, ईर्ष्या जैसे एक भाव है। मैं तो कहती हूँ कि आपके अंदर अगर ईर्ष्या भी आए ना, तो पूरा ईर्ष्या कीजिए। आपको इस जीवन में अपने सारे इमोशंस का स्वाद चखने के लिए भेजा गया है। मैं तो अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको तो कहती हूँ कि इफ यू वांट टू बी बिची। इफ यू वांट टू अक्यूज समबडी, यू प्लीज अक्यूज। आपको अगर मन कर रहा है किसी को गाली देने का, प्लीज खुल के दीजिए। औरतों को थायराइड इसीलिए हो जाता है, खुल के बोलती नहीं है, शर्म हया लज्जा, कि बोलूंगी तो मेरे बारे में नहीं। खुल के बोलो, खुल के जियो। दुखी हो तो भी बोलो, खुश हो तो भी बोलो, नहीं तो थायराइड हो जाएगा। ये तो मजेदार बात थी जो आपने कही। आ, ये जो अभी आपने बताया ना एनएलपी, ये क्या है? देखिए, एनएलपी इज न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्राम, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम में जो प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, यानी कि हमारे माइंड में एक कॉन्शियस और एक सब कॉन्शियस, दो पार्ट्स होते हैं। सब कॉन्शियस रख लीजिए, जब आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो आपका जो इनबिल्ट रैम, जो प्रोग्रामिंग होती है वो है। और कॉन्शियस जो है, इसको और आसानी से समझाने के लिए, जब आप फोन खरीदने जाते हैं तो फोन के अंदर जो फैक्ट्री सेटअप है वो सब कॉन्शियस है। ओ। जो ऐप डाउनलोड हो रहा है वो कॉन्शियस है। अच्छा। लेकिन जो फैक्ट्री सेटअप है उसको पता है कि हमको ना, जब हम 100 साल पहले पैदा हुए थे ना, तो मालती मेरी माँ थी। और मेरी माँ ने उस बनिए के पास जाके 10 रुपए का चावल जब खरीदने गई थी, तो उस बनिए ने मेरी माँ को लात मारा था। तो आज इस जन्म में वो बनिया मेरे घर में नौकर बनकर आया है, तो मैं भी उसको लात मारूंगा। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसके अंदर डेटा है। आपका पास्ट लाइफ का सारा डेटा, संस्कार, सब कुछ इसके अंदर स्टोर्ड है। दूसरा जो क्वालिटी है सबकॉन्शियस माइंड की, वो है उसको कुछ समझ में नहीं आता है। डेटा स्टोर्ड है। अब आप उसके अंदर जो नया डेटा डालना चाहते हैं अगर, क्योंकि पुरानी वाली स्टोरी लेकर आ गया है वो। ऐसे हुआ था दो 1925 में अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने ऐसा किया था। अब वो वाला अंग्रेज मेरे घर में इस बार गाड़ी साफ करने वाला बनकर आएगा, मैं उसको तनख्वाह नहीं दूंगा। उसने मुझे 50 साल पहले 500 साल पहले तनख्वाह नहीं दी थी। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास पूरा डेटा मौजूद है आपका। जो जो आप कर रही हैं वो 10% आप कॉन्शियस हैं, 90% आप एक्चुअली सबकॉन्शियस। आप अभी मैं अगर अभी आपको बोलूं, पीछे से अचानक से कोई जोर से डंडा मारता है, आप तुरंत ऐसे करेंगी, क्योंकि वो जो रिफ्लेक्स एक्शन है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में ट्रेंड है, डेटा में ट्रेंड है। आप खाना यहाँ क्यों नहीं ले जाती हैं, यहीं क्यों ले जाती हैं? सबकॉन्शियस माइंड को अंधेरे में भी पता होता है कि खाना यहीं लेके जाना है। वो डेटा फैक्ट्री फिटेड डेटा आया है। लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि जीवन की कहानी हमने लिखी है, फिर हम लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन सीख करके बोलते हैं, नहीं कहानी बदल लीजिए। तो कहानी कैसे बदल सकते हैं? एनएलपी के थ्रू। अगर आप ट्रेन करेंगी अपने उस डेटा को, डेटा पहले का आया है तो अभी का भी तो डेटा जाएगा।
वो भी तो फ्यूचर में जा गए, अब आज जो है वो भी तो पास्ट हो जाएगा ना फ्यूचर में। तो हम बिल्कुल। अच्छा वाला डेटा भर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम आज वाले डेटा में डालेंगे, तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, कोई तुमको कुछ बोल ही नहीं सकता है, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे संस्कार है, तुम बहुत अच्छी कविताएं लिख सकती हो, और तुम अगर अपने हक के लिए खड़ी होगी तो कोई तुम्हारे सामने टिक ही नहीं सकता। अब इसको क्या बोलते हैं, एफर्मेशंस। तो ऑकल्ट में हर चीज जॉइंट है। आप जब किसी भी संस्था को ज्वाइन करेंगे तो बोलेंगे सुबह प्रभात में उठ करके आप एफर्म कीजिए कि हे प्रभु मुझे शक्ति दो, हे प्रभु मुझे ज्ञान दो। तो आप ये किसको सुना रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को। तो सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ एक ही वर्ड बोलना आता है, तथास्तु, तथास्तु। तो आप बोलेंगे तुम ताकतवर हो, सबकॉन्शियस माइंड ने सीख लिया तुम ताकतवर हो, तथास्तु। अब 50 किलो के भी एक आदमी के सबकॉन्शियस में चला गया तुम ताकतवर हो। अब वो चला गया खेलने के लिए बॉक्सिंग, कभी सीखा नहीं है, चला गया है रिंग में बॉक्सिंग खेलने, सबकॉन्शियस माइंड उसको बोल रहा है तुम ताकतवर हो, तुम ताकतवर हो। बिना जाने कि कैसे खेलते हैं उसने लगाई ताकत, बड़े से बड़े को भी उसने परास्त कर दिया। गिटार बजाना आता नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया, यू कैन प्ले वेरी गुड गिटार, यू कैन प्ले वेरी गुड गिटार। आप गिटार उसको खड़ा कर दीजिए हिप्नोसिस का, उसको पूरा, उसका सबकॉन्शियस माइंड पूरा हैक्ड है, वो जाएगा बहुत अच्छा गिटार प्ले करके आ जाएगा। आप खुद के लिए भी एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं, जो चीज आपको नहीं आती है आप सिर्फ 108 बार एवरी डे 7 दिनों तक उसको ट्रेन कीजिए, एकदम सबकॉन्शियस को ट्रेन कीजिए। अ, तुमको ये चीज आती है, तुमको स्विमिंग आती है, तुमको स्विमिंग आती है, तुम बहुत अच्छे स्विमर हो। आप उसको ट्रेन कीजिए और पानी में जाइए, आपको लगेगा कि आप बहुत आराम से तैर पा रहे हैं बिना किसी रुकावट के। वाह, एनएलपी इसे ही कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी अच्छी और खूबसूरत जानकारियां आपने दी। एक बार जाते जाते ये बता दीजिए कि वो 4 मैजिकल लाइंस जो हम लोग होपोनो होपोनो में बोलते हैं, वो किस तरह बोलते हैं। अच्छा, तो कोई रूल्स नहीं है, कोई कैसे भी बोलना चाहे बोल दे, गाना गा के बोलना चाहे गाना गा के बोले, उसको कविता के रूप में बोलना चाहे कविता के रूप में बोले, उसे वो और अगर कोई किसी तरीके से बोलना आता है तो वैसे बोले। इसमें कोई रूल नहीं है, लाइफ इज वेरी सिंपल। एंड मेरे को मुझे एक चीज और आप लोगों को बतानी है कि अगर कुछ ना समझ में आए, ऐसा लगे कि मैं माफी मांगू तो कैसे मांगू, विजुअलाइजेशन करूं तो कैसे करूं, तो सबसे आसान तरीका है बिना समझे बोलना शुरू कर दीजिए, जो होना है वो हो जाएगा, क्योंकि आप तो माफी जैसे मांग थोड़ा रही हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे के बताइए। सुबह उठिए, सबसे पहले सुबह उठते के साथ ही खुद को बोल दीजिए आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें कोई कष्ट हो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तो तुम्हें कोई कुछ बोले मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आई लव यू। और मैंने कल तुम्हें बुरा लगने दिया उसके लिए आई एम सॉरी। और तुमने कल उसको कुछ डांट दिया था, तो प्लीज तुम डांटना मत, माफी मांग रही हूं मैं तुमसे, अब तुम उसको डांटना मत, क्योंकि तुमने उसको डांटा तो तुम्हें भी कष्ट हुआ। और थैंक यू कि तुम इतने समझदार हो कि मेरी सारी बातों को समझ रहे हो, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो। तो खुद को बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। और अपने आप को जोर से हग करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके साथ जो हमेशा रहता है वो आप खुद हैं। कोई रहे ना रहे, कोई आपको साथ दे ना दे, लेकिन आपका हाथ आपको कभी नहीं छोड़ता। उस चीज के लिए सुबह उठिए, खुद को धन्यवाद दीजिए, अपने अंदर अपने इष्ट को धन्यवाद दीजिए, हवा को धन्यवाद दीजिए, पानी को धन्यवाद दीजिए, अपने इस घर को धन्यवाद दीजिए, अपने बच्चों को धन्यवाद दीजिए, अपने कर्मचारियों को धन्यवाद दीजिए, खाने को धन्यवाद दीजिए, उस चम्मच को धन्यवाद दीजिए, लाइट को दीजिए।
गाड़ी को दीजिए, हर एक चीज को ध्यान करते हुए। एंड थैंक यू, 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 थैंक यू। वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। मेनका जी, आज बहुत अच्छा लगा। आपकी कई बातें हमारे लिए आई ओपनर थी। बहुत कुछ सीखने मिला हमें, हमारे व्यूअर्स को भी। ऐसे तो कहते इस ये बातें चलती रहे, इसका अंत ना हो, परंतु समय सीमा का भी ध्यान रखना है। तो चलते चलते दो पंक्ति में कहूंगी, रहने दें उधार एक मुलाकात यूं ही, रहने दें उधार एक मुलाकात यूं ही, सुना है उधार वालों को लोग भूला नहीं करते। तो हम्म। हम हमेशा आपकी यादों में रहना चाहते हैं और आपको भी अपनी यादों में रखना चाहते हैं। अगली बार फिर हम इसी तरह मिलेंगे आपसे, ऐसी आशा के साथ इस बार हम विदा लेते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने मुझे एंड आई अवसर लव दिया। यू, एंड आई आई लव यू। लव आई लव यू टू। और थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे वसुधैव कुटुंबकम में बुलाया, मुझे अपना समय दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद।